शुगर और भी काफ़ी चीज़ों पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं बिरला शुगर के चेयरमैन CS नोपानी। मिस्टर नोपानी, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए। सबसे पहले एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं और यहाँ पर कुछ कंसर्न्स रही हैं। सबने 10 on 10 यहाँ पर बजट को नहीं दिया है। अब मैं आपकी रैंकिंग नहीं पूछूंगी, लेकिन आपके लिए बजट कैसा रहा? मेरे हिसाब से बजट तो देखिए, एक तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर निमंत्रण दिया है। बजट मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा था, क्योंकि गवर्नमेंट ने फिर से फोकस एग्रीकल्चर पर डाला है और उसी की ज़रूरत है। आज जिस हिसाब से वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं और उत्पादन बढ़ाने के लिए जो सिस्टम्स लाने की चेष्टा कर रही है सरकार, उससे मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। आप यहाँ पर अब चीनी को कैसे देखते हैं? बिकॉज यहाँ पर हमने देखा है कि काफ़ी सारी कॉन्वर्सेशन इंडस्ट्री और रेगुलेटर्स के साथ यहाँ पर होती हुई नजर आई है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट 2, 3, 4 यहाँ पर मुद्दे हैं वो अभी भी रिजॉल्व नहीं हुए हैं और उसकी कोई टाइमलाइन भी नहीं है कि कब होते हुए नजर आएंगे। चीनी मेरा अनुमान है कि चीनी में लास्ट ईयर थोड़ा सा प्रोडक्शन, पहले एक थोड़ी सी हिचकी सी आ गई थी कि पहले अनुमान था कि प्रोडक्शन बहुत डाउन हो जाएगा, फिर एक रिकवरी आई, तो उस प्रोडक्शन डाउन होने के एप्रीहेंशन में सरकार ने कुछ पाबंदियां लगा दी थी, जैसे मोलासेस से एथनॉल का प्रोडक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। क्लियरली वो इंडस्ट्री पे कहा है कि आपने कहा था इसलिए हमने ये किया। नहीं, वो तो खैर इंडस्ट्री में भी क्या है कि असेस करना बड़ा मुश्किल होता है गन्ना, बिकॉज एक आप आई साइड से अपने वो करते हैं, तो मैं समझ भी सकता हूँ कि कई बार ऑफ भी हो जाता है प्रोडिक्शन। बट ओवरऑल इस साल का जो संभावना है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इन्वेंट्री पोजीशन अच्छी है यहाँ पे देश में, तो सरकार की तरफ से फिर सरकार अलाउ करेगी एथनॉल बनाने के लिए बी हेवी मोलासेस के माध्यम से, या कुछ शायद एक्सपोर्ट भी अलाउ करेगी। तो ओवरऑल एक स्टेबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। आगे जाते हुए किस तरह की इंडियन डिमांड आप बनता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा कि किस तरह का सरप्लस यहाँ पर बन सकता है? देखिए, इंडियन कंजम्पशन जो है ऑफ शुगर स्टेबल है। आई मीन कुछ बढ़ोतरी होती है, 2-1%, 2.5% की बढ़ोतरी होती है। मोटा मोटी आप समझो कि जैसा पॉपुलेशन ग्रोथ है उतनी ही बढ़ोतरी काइंड ऑफ एक्सपेक्ट करके चलते हैं। जो डिफरेंस है कई बार पाइपलाइन में रह जाता है इन्वेंट्रीज में ट्रेडर्स के पास या कहीं पे। तो बट ओवरऑल मेरे हिसाब से कंजम्पशन तो आपका स्टेबल रहेगा। प्रोडक्शन में आज इंडिया में देखें, आज गन्ने में सबसे ज़्यादा ही आमदनी किसान को है, तो किसान प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है और इसमें जो एक्सेस प्रोडक्शन हो रहा है वो जाएगा आपके एथनॉल में या दूसरे प्रोडक्ट्स में, तो उसमें मेरे को एक बहुत अच्छा फ्यूचर दिखाई दे रहा है। एथनॉल की जब आप बात यहाँ पर कर रहे हैं तो यहाँ पर भी नेक्स्ट सीज़न के प्राइसेस का इंडस्ट्री को इंतज़ार है। ऑफ कोर्स एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ का भी है, फार्मूला की मांग यहाँ पर काफ़ी समय से होती रही है। तो ऐसा एथनॉल प्राइसेस का मुद्दा है, मेरा अनुमान है कि अगले साल प्राइस की बढ़ोतरी आनी चाहिए, क्योंकि पिछले साल गन्ने का दाम भी बढ़ा है, FRB भी में भी बढ़ोतरी आई है, तो कुछ तो इम्प्रूवमेंट आएगा ही एज फार एज एथनॉल के दाम में। बट मोर इम्पॉर्टेंट है कि बी हेवी एथनॉल को वापस अलाउ कर दिया जाए, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ है कि जब बी हेवी को बंद कर दी सरकार ने, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन डाउन हो गई इंडस्ट्री की, जिसके चलते इंडस्ट्री की कॉस्टिंग और ये सब में काफ़ी अंतर पड़ा है। तो होपफुली इस साल इसमें स्टेबिलिटी आके आई थिंक इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। ऑलराइट, तो ये तो बात हुई शुगर की बात। अब यहाँ पर टेक्सटाइल्स की कर लेते हैं, जहाँ पर पिछले 1-1.5 साल में हमने बहुत ह्यूज प्राइस वॉल्टिलिटी आते हुए देखी और इंडियन मार्केट्स में आप जिससे भी बात करें उनका यही कहना है कि फुल कैपेसिटी पे काम नहीं है, मार्जिन्स प्रॉफिटेबल नहीं है। यहाँ पर क्या स्थिति है? बजट में कुछ निकल के नहीं आया, यहाँ पर किस तरह की बातचीत है सरकार के साथ? टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सामने कई गंभीर मुद्दे हैं, और सबसे पहला है कि एक एक्सपोर्ट्स में हमें बहुत बड़ा झटका लगा है इंडिया से। आपके जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई है या इजराइल में लड़ाई है, उसके चलते वो इंटरनेशनली मांग भी डाउन आई है और लोगों में अनसर्टेनिटी बहुत आई है। और आपने एकदम ठीक कहा कि आज वॉलेटिलिटी बहुत रही है। आज रुई का दाम आज पहले 42,000 से लेके 1,10,15,000 रुपए तक चला गया, फिर वापस नीचे आके गिरा है। अब जब वॉलेटिलिटी रहती है तब मांग भी कम हो जाती है, इन्वेंट्री कोई रखना नहीं चाहता है, और उसके चलते है इंडस्ट्री को बहुत बड़ा धक्का लगा है, जिसके चलते मेरे हिसाब से आज के दिन भी करीब 8 से 10% स्पिंडल्स इंडिया में बंद पड़े हैं। यह फिगर करीब 20 से 22% आ गई थी 6 महीने पहले तक। अब इंटरनेशनली मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ सुधार आ रही है और इम्प्रूवमेंट आ रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए सिस्टम्स को।
बट इंटरनेशनल डिमांड पर बहुत डिपेंडेंसी है आज के दिन, तो उस पर थोड़ा सा वेट करके देखना पड़ेगा कैसे, बट मुझे लग रहा है कि अब सुधार आनी चाहिए। काफ़ी सारी एसोसिएशंस और एफपीओ से हमारी बात हो रही थी और उनका कहना था कि जो कॉटन के सीड्स हैं वो एकदम ऑब्सोलीट हैं। पिछले 10 साल में यहाँ पर कुछ हमने अपग्रेडेशन आते हुए नहीं देखी है और उस वजह से यहाँ पर सोइंग में भी नंबर्स में गिरावट है। आपका कहना सही है कि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बीटी कॉटन को आए तो कई वर्ष हो गए हैं और इसमें एक इम्प्रूवमेंट की, रिसर्च में इम्प्रूवमेंट की डेफिनेटली ज़रूरत है। और बट मेरा अंदाज़ा है कि आज काफ़ी काम हो रहा है एंड होपफुली कुछ समय में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। वापस शुगर में यदि आऊँ मैं, तो शुगर में नए सीड्स के चलते हमारे इंडस्ट्री में लास्ट 2-3 साल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया था। सिमिलरली टेक्सटाइल्स में भी आई थिंक कॉटन की तरफ से यदि कुछ काम किया जाए और तो शायद यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट आए। आप कहेंगे जिस तरह की स्थिति एज ऑफ नाउ यहाँ पर बनती हुई नजर आई है और जो हमने सोइंग के नंबर्स देखे हैं वहाँ पर कॉटन में कुछ डिक्लाइन है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। ये कुछ डिक्लाइन है चलते ज़्यादा करके बारिश के चलते, और एक पिछले साल थोड़े कुछ रोग भी, डिजीज़ भी लगी थी कॉटन क्रॉप में। बट ओवरऑल प्रोडक्शन देखिए सफिशिएंट है। कुछ एक्सपोर्ट की भी बात करें तो उस हिसाब से कोई ऐसी चिंता की चीज़ नहीं है। मोटा मोटी कॉटन के दाम भी आपके 55 और 60 के बीच में स्टेबलाइज भी हो रहे हैं, तो एटलीस्ट उस हिसाब से यदि स्टेबल दाम रहें तब फिर कोई इशू नहीं रहती है। वॉलेटिलिटी जब आ जाती है दाम पे तब प्रॉब्लम आती है। तो अगर एक चीज़ आपको सरकार से मांगनी हो टेक्सटाइल एज एन इंडस्ट्री के लिए तो क्या होगी? टेक्सटाइल में एज अ थिंक कि आज कैसे न कैसे एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस यदि और बढ़ जाए इंडस्ट्री में, उसकी डेफिनेटली ज़रूरत है। और आज के दिन एक्सपोर्ट में कम्पिटिटिवनेस हमारी कम हो रही है, तो उस एंगल से सरकार को थोड़ा सा विचार करना चाहिए। पहले कई स्कीम्स निकालती थी सरकार एक्सपोर्ट्स के लिए, मैं आशा करता हूँ कि इसमें भी कुछ निकाले। जहाँ तक फर्टिलाइज़र की बात है, यहाँ पर भी हर बजट में एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन बिल्डअप होती है और इस बार कुछ नहीं आया। फर्टिलाइज़र में देखिए तो एक सब्सिडी बेस्ड इंडस्ट्री है ये, जहाँ पे सरकार की तरफ से काफ़ी सब्सिडाइज किया जाता है मोहताज किसानों को मदद करने के लिए। और इसके चलते इंटरनेशनल दाम जो फर्टिलाइज़र्स के एकदम बढ़ गए थे, उसके चलते इंपोर्ट भी थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा पोजीशन थोड़ी टाइट हो गई थी। बट मेरा अंदाज़ा है कि अब सरकार वापस चाह रही है कि कुछ इंपोर्ट हो और कुछ स्कीम बनाने वाली है, तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या प्रपोजल लेके आएगी सरकार। तो बजट में नहीं आई थी, उसके बाद अब वहाँ से प्रपोजल आनी चाहिए। जी हाँ, जो भी बजट में नहीं आया अब बाजार को लगता है बजट के बाहर आएगा। तो लेकिन ऐसी कोई चीज़ है जो आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंटली सरकार को ऑन प्रायोरिटी यहाँ पर काम करना चाहिए फॉर एग्रीकल्चर और ये सभी काफ़ी सारे सेक्टर्स के लिहाज से? यहाँ पे बेसिकली देखिए बैलेंस पोजीशन रखनी ज़रूरत है फर्टिलाइज़र में स्पेशली। तो आज के दिन जो एप्लीकेशन भी फर्टिलाइज़र का होता है, तो ज़्यादा करके जो जिस हिसाब से हो रहा है एग्रीकल्चर में कि बायस जा रहा है यूरिया की तरफ, क्योंकि यूरिया कंपैरेटिवली सस्ता है कंपेयर टू अदर फर्टिलाइज़र। तो इसमें भी एक काइंड ऑफ पैरिटी लाने की ज़रूरत है, सो दैट बैलेंस फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन हो, उससे उत्पादन में भी इम्प्रूवमेंट आता है और ओवरऑल एक फेयरनेस आ जाती है एज फार एज द ग्राउंड लेवल इज़ कंसर्न्ड। तो बट ओवरऑल आई थिंक उसी के हिसाब से हम लोग देखना चाहते हैं। फेयर पॉइंट दैट। मिस्टर नपानी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और उन सभी सारे सेक्टर्स पे बात भी करने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत खुशी हुई। डिमांड है, सप्लाई है, कितना एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है और वो तो ऑफ कोर्स यहाँ पर बंद भी है, लेकिन आगे वाली स्थिति यहाँ पर कैसी रह सकती है, इन सभी सवालों के जवाब के लिए चलते हैं मिस्टर रवि गुप्ता के पास, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं श्री रेणुका शुगर्स। रवि, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए। अब जिस तरह के नंबर्स फाइनली इंडस्ट्री जिनके साथ काम कर रही है वो क्या हैं और क्या अब हम एक वो दूरदर्शिता देख सकते हैं कि अगले सीजन के नंबर्स कैसे रह सकते हैं? थैंक यू मनीषा, मुझे यहाँ पर चैनल पे बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस हिसाब के आंकड़े अभी दिख रहे हैं, और क्योंकि आंकड़े जो सोइंग है वो पिछले साल के बनिस्बत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू, और बारिश बहुत अच्छी है और ये अगस्त में बारिश का फोरकास्ट भी बहुत अच्छा है। तो एक फिक्स नंबर देना बड़ा मुश्किल रहेगा, बट ऐसा लगता है कि कहीं भी जो सुक्रोज़ की टोटल ग्रोथ सुक्रोज़ की प्रोडक्शन 32 से 33 मिलियन के करीब का ऐसा आंकड़ा है। और इस साल भी हमने अपना सरप्लस है, करीब करीब 30 लाख टन सरप्लस है देश में चीनी। अगले साल की जो कंजम्पशन है उसको भी देखते हुए तो अगले साल भी सरप्लस रहेगा, तो 24-25 के लिए भी सरप्लस दिखाई देता है और इस साल का भी कैरी ओवर सरप्लस है। और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जिस हिसाब की बारिश है, 25-26 की जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी बम्पर होने की आशा है, क्योंकि फार्मर के लिए जो केन है वो मोस्ट प्रॉफिटेबल क्रॉप है
और पिछले सालों में हमने 39 मिलियन टन चीनी तक बनाई है। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगला आने वाला वर्ष भी अच्छा रहेगा और उससे आने अगला वर्ष जो है 25-26 वो एक बम्पर क्रॉप का दिखाई देता है। लेकिन इसमें सिर्फ मैं एक ही कहूँगा कि हमें किसी भी कंक्लूजन पर जंप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी अगस्त सितंबर अभी बाकी है, तो पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन अभी तक जो पिक्चर की कहानी सुनी जा रही है फोरकास्टर से, जो हमारे आईएमडी हैं, उनके हिसाब से लगता है कि अगस्त विल बी वेरी वेरी गुड रेन। सो गॉड हैज़ बीन काइंड ऑन द शुगर इंडस्ट्री। रवि, आप कहेंगे जो वो 3 ईयर साइकिल है शुगर इंडस्ट्री की, वो इन सम सेंस फेडेड ही सही, लेकिन अभी भी है? देखिए, पहला जो शुगर साइकिल हुआ करता था वो जो है प्राइस ड्रिवन होता था। क्या होता था कि जब ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाती थी, क्योंकि इंडिया में शुगर केन प्राइसेस हाईएस्ट इन द वर्ल्ड हैं, तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे, तो फार्मर को केन एरिया हो जाते थे और वो जो है क्रॉप एरिया कम होता बोइंग करता था। वो शुगर साइकिल सरकार की एथनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी के कारण बिल्कुल टोटल ब्रेक हो गया है। आपका जो शुगर साइकिल है ये वेदर ड्रिवन है। अगर वेदर का कोई नुकसान ना हो तो किसान जो है गन्ना उगाएगा, और हमारी भारत सरकार की जो पॉलिसी के कारण अब जितना भी गन्ना उगेगा वो सिर्फ शुगर के नहीं लिए इथेनॉल के लिए भी काम आएगा। तो जो शुगर साइकिल जिसको हम लोग शुगर साइकिल जानते हैं वो चल तो साइकिल ही रहा है, लेकिन कारण बदल गए हैं। वो शुगर केन प्राइस और शुगर केन एरिया नहीं रह गए हैं, बल्कि वेदर रह गया है। तो आप उसको कह सकते हैं कि पिछला शुगर साइकिल इज कम्प्लीटली ब्रोकन। ऑलराइट रवि, अगर हम वो नंबर्स ही लें, जैसे आपने कहा कि आगे जाते हुए जिस तरह का एफआरपी है, जिस तरह का वेदर है और जिस तरह का प्रॉफिटेबिलिटी इन दैट सेंस फार्मर्स को देखने को मिला है, जहां पर मिल्स भी ऑलमोस्ट पूरा भुगतान यहाँ पर किसानों का कर रहे हैं, तो जो ये नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट, विल इट बिकम अ प्रॉब्लम ऑफ सरप्लस? देखिए, अगर पास्ट कोई एक इंडिकेशन है तो हमने 39 मिलियन टन ग्रॉस सुक्रोज बनाए हैं। तो अगर कंजम्पशन को मैं 30 भी मान लूँ आने वाले वक्त में, तो 9 मिलियन टन एक्स्ट्रा सुक्रोज है। और अभी एथेनॉल में शुगर केन का जो प्लान है 7 मिलियन टन का है। तो मुझे ऐसे लगता है कि सरप्लस का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, और उसके लिए हमें आज से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। जब मैं कहता हूँ आज से प्रिपेयर होना पड़ेगा, हमने इथेनॉल में सरकार की नीतियों के कारण एक बहुत बड़ा ही अचीवमेंट किया है कि 1.5% ब्लेंडिंग से वी हैव ऑलरेडी रेज्ड टू 13%. So we have achieved a great success there, but now we have to think how to reach from 13% to 20% and 25%, ताकि ये जो सरप्लस जो आप कह रहे हैं शुगर में जो आने वाली है 25-26 में, ज़्यादा से ज़्यादा शुगर हम इथेनॉल में डाल सकें रादर देन एक्सपोर्ट में ना डाल के इथेनॉल में डाल सकें। उसके लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा फ्लेक्सीफ्यूल कार्स के लिए, और वो फ्लेक्सीफ्यूल कार्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अब हमें, अभी तक तो हम ध्यान दे रहे थे कि इथेनॉल की कैपेसिटी को बढ़ाना है, इथेनॉल की लॉजिस्टिक्स को बढ़ाना है। अब हमें काम करना होगा डिस्ट्रीब्यूशन पे भी, और उस इथेनॉल की कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए जो होगी फ्लेक्सीबल कार से। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं विच विल बी ए क्वांटम जंप, तो वो ज़रूरी है। आपका जो सवाल कि ये सरप्लस होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा और वेदर अगले साल का भी ठीक रहता है और इस साल का भी ठीक रहता है और एरिया बढ़ता रहता है, तो 25-26 में एक सरप्लस देखने के लिए मिलेगी। अगर कहें तो इस साल भी सरप्लस है, क्योंकि हमने 3 मिलियन स्टॉक में डाला है, और जो आंकड़े अभी 24-25 के भी दिख रहे हैं उसमें भी ऐसे लगता है कि हम सरप्लस चीनी बनाएंगे, लेकिन 25-26 की सरप्लस इससे भी ज़्यादा होगी। पिछले 2 साल की रिकवरी अच्छी हुई है, लेकिन क्या इट इज़ एज पर डिज़ायर्ड बाय द इंडस्ट्री? आपको लगता है कि यहाँ पर प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो सकती है केन टू शुगर? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि हायर प्राइस इज़ ए फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, राइट। तो जैसे जैसे किसान को पेमेंट होती रहती है, किसान को अश्योरेंस मिलती रहती है कि उसका प्रोडक्ट बिक जाएगा, और किसान को अच्छी प्राइस भी मिलती है, वो पूरी मेहनत करता है कि अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाए। तो किसान पूरी मेहनत करेगा कि प्रोडक्टिविटी बढ़े, और ये हुआ भी है। और दूसरा क्या है कि अब जो एग्रीकल्चर में सिर्फ ध्यान ये नहीं है कि गन्ने का एरिया बढ़ाना है, ये ध्यान ये भी है कि हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना है, कम पानी से चीनी बनानी है, वैराइटल इम्प्रूवमेंट करना है, और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी होने के कारण ये जो एरिया है ये आगे मुझे सुधरता ही दिखाई देता है और बढ़ता ही जाएगा। एक फाइनल सवाल, इंडियन शुगर कंजम्पशन की अगर बात की जाए तो ये लगातार बढ़ ही रही है। इतना सारा हम यहाँ पर हेल्थ फैड्स और इन सब चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन अगर हम हाउस होल्ड देखें, होरेका देखें, प्रोसेस्ड फूड्स देखें, किस तरह से आपने यहाँ पर और किस कैटेगरी में ज़्यादा जंप आता हुआ देखा? देखिए, इंडिया की जो शुगर कंजम्पशन है वो
एवरेज तो आप 22 किलो कह लीजिए, 23 किलो कह लीजिए, लेकिन इसमें अभी बहुत गैप है। जो स्टेट्स प्रॉस्पेरस हैं, रिच हैं, वहाँ पर 40 किलो के करीब भी कंजम्पशन है, और जो स्टेट्स नहीं शुगर अफोर्ड कर पा रही हैं वहाँ पर कम भी है। तो ऐसे भी लोग हैं जो शुगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए शुगर एक्सेस है। हाँ, तो मेरा ये मानना है कि शुगर की कंजम्पशन बढ़ती ही जाएगी, और शुगर की कंजम्पशन का जो लिंक है ना, वो अर्बनाइजेशन से बहुत ज़्यादा है, और इंडिया में अर्बनाइजेशन अभी बहुत कम है, और इसको बढ़ना ही बढ़ना है। गांव शहर में तब्दील होते रहेंगे, और वी आर टॉकिंग अबाउट a very big growth, and on an average 9% growth in this country. So I think that part of sugar consumption will continue to grow as we urbanize, as our food habits change, and as the GDP grow, as the income increases, sugar consumption will also keep on growing. So I'm very, very positive on the sugar consumption side as well. और अभी तो फेस्टिवल्स और शादियों का सीजन आ रहा है, तो शुगर कंजम्पशन मिठाइयों के तौर पर ऑफ कोर्स इंडिया में काफ़ी बढ़ने ही वाली है। बहुत शुक्रिया रवि आज साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद मनीषा जी, हमें बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।